हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस किए थे और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करूंगा ये क्लास। और आज मैं ये क्लास क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमें कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब हमें यहाँ पे NVA एट FC निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें अवेलेबल है। हमें यहाँ पे टोटल सेल्स दिया गया है, डिक्रीज इन स्टॉक दिया गया है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया गया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, एक्सपोर्ट्स गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस गिवन है, इनकम टैक्स गिवन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गिवन है और सब्सिडी गिवन है। तो देखते हैं भाई कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखते हैं भाई सॉल्यूशन। हमें निकालना क्या है, NVA एट FC। अब NVA एट FC निकालने के बजाय मैं यहाँ पे सबसे पहले निकालूंगा GVA एट MP। इसका मतलब मैं पहला काम क्या करूंगा, मैं निकालूंगा वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड, ठीक है, वैल्यू एडेड को ही हम लोग GVA एट MP बोलते हैं, GVA एट MP। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हमारा फॉर्मूला था वैल्यू एडेड यानी कि GVA एट MP निकालने का। अब यहां पे सबसे पहली बात, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने आपको बताया था कि यहां पे पहली बात तो आएगा सेल्स, और सेल्स में क्या ऐड होगा, सेल्स में ऐड होगा चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, ये दो आइटम्स हमने अब तक डिस्कस की हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए। तो यहां पे देखो टोटल सेल्स हमें गिवन है, कितना गिवन है भाई, टोटल सेल्स 1000 करोड़। तो यहां 1000 करोड़ आ गया। और ऐड इसमें क्या होता था, चेंज इन स्टॉक। अब भाई चेंज इन स्टॉक के बजाय यहां पे जो शब्द यूज हुआ वो क्या हुआ, डिक्रीज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक की जगह जो शब्द यूज हुआ वो कौन सा हुआ, डिक्रीज इन स्टॉक। ठीक है, अब चेंज इन स्टॉक नहीं है, अब डिक्रीज इन स्टॉक है। अब एक बात पे ध्यान देना, जो चेंज शब्द होता है ना, चेंज, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों की बात हो जाती है। चेंज में इंक्रीज भी आ जाता है, डिक्रीज भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता हूं चेंज, तो चेंज में तो कुछ भी हो सकता है ना, या तो इंक्रीज होगा, या तो इंक्रीज होगा, या डिक्रीज भी तो हो सकता है। चेंज में तो कुछ भी हो सकता है ना, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जब मैं बोलता हूं चेंज इन स्टॉक, तो उसका फॉर्मूला हम क्या पढ़ते थे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक पढ़ते थे। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करने पे जो अमाउंट आएगा वो नेगेटिव भी आ सकता था, पॉजिटिव भी आ सकता था। अगर नेगेटिव आता तो मैं यहाँ पे माइनस करता, पॉजिटिव आता तो मैं प्लस करता। अब यहाँ पे यही बात हमें दी गई है, बट शब्द थोड़े चेंज हो गए। अब डिक्रीज इन स्टॉक बोला, मतलब नेगेटिव अमाउंट आ रहा है हमारे पास। चेंज इन स्टॉक का नेगेटिव अमाउंट हमें दे रखा है 70 करोड़, तो मैं माइनस कर दूंगा 70 करोड़। 70 करोड़ मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बात समझ में आ रही है। अगर इंक्रीज इन स्टॉक होता तो मैं प्लस कर देता। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे करेंगे। तो ये तो हमने अब तक की बात पढ़ी थी, जो अब तक हमने डिस्कस किया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज हमें एक्स्ट्रा गिवन है जो अब तक किसी भी क्वेश्चन में हमने नहीं पढ़ी। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिया गया है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड किया जाएगा। अब ये बात हमने ना पहले पढ़ी हुई है, थ्योरी में पढ़ी थी। देखो यहाँ पे जो नोट्स हमने लिखे थे प्रिकॉशंस के अंदर, फोर्थ पॉइंट में ये बात पढ़ी थी हमने, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। कहां पे इंक्लूड की जाएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते समय इसको वहां पे जोड़ा जाता है। तो यहां पे हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब एक बात का ध्यान रखना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन को इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में। लेकिन अगर प्रोडक्शन ऑफ सर्विस हो गई ना, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। वो हमारा ये थर्ड पॉइंट था, डोमेस्टिक सर्विस वाला पॉइंट। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, डोमेस्टिक सर्विसेज को ही प्रोडक्शन ऑफ सर्विस और डोमेस्टिक सर्विसेज को ही प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन कहा जाता है। और इसको हमें इंक्लूड नहीं करना होता। यहाँ पे लिखा था ना हमने, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है,
तो गुड्स की अगर प्रोडक्शन होगी सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो ही इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में, अदरवाइज नहीं करना, सर्विस की जो होगी उसको नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे 120 करोड़ हम और ऐड कर देंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन के नाम पे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, टोटल देखते हैं भाई 1000 प्लस 120 माइनस 70, तो 1050 करोड़ यहाँ पे आ गया, 1050 करोड़ यहाँ पे आ गया। आगे देखो भाई, ये तो हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट 1050 करोड़ यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब इसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम पे इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं एक बार देखते हैं भाई। यहाँ पे हमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 300 करोड़, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे मैं लिखता हूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें मुझे ऐड करनी पड़ेंगी भाई। सबसे पहली बात तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है ये मेरा इनपुट है, ये फर्दर प्रोडक्शन में यूज होगा, तो ये 300 करोड़ तो आएगा ही आएगा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा एक न्यू चीज हमें देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या पावर चार्जेस जो होते हैं ना, ये भी हमारा इनपुट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, ये भी हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होता है। तो इस बात को आप नोट कर लेना कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर चार्जेस जो हैं वो भी हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जो है इंक्लूड किए जाएंगे। तो 50 करोड़ यहाँ पे ये भी मैं ऐड करूंगा। तो ये एक न्यू बात थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो भाई 350 करोड़ हमारे पास यहाँ पे आ गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, इस क्वेश्चन में आ गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि हमें कंसीडर करनी ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सेल्स हमें टोटल गिवन है। अगर डोमेस्टिक सेल्स यहाँ पे गिवन होती, ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ पे कहा गया होता कि डोमेस्टिक सेल्स है, तो मैं एक्सपोर्ट को ऐड करता, बट यहाँ पे तो टोटल सेल्स गिवन है, तो एक्सपोर्ट का तो कोई काम ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। इनकम टैक्स का भी कोई काम नहीं है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, हमें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की जरूरत पड़ती है ना, अगर पड़ती भी है तो डायरेक्ट टैक्सेस का भी कोई काम नहीं होता। मतलब इनकम टैक्स भी यहाँ पे इररेलेवेंट चीज थी, हमारे किसी काम की चीज नहीं है ये, ठीक है। तो ये दो चीजें तो आपको इररेलेवेंट दी गई है इस क्वेश्चन में। तो दोबारा से आ जाते हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा कितना आ गया 350 करोड़। तो यहाँ पे मैंने 350 करोड़ लिख दिया। अब भाई 1050 माइनस 350 कितना आएगा हमारे पास 700 करोड़। तो भाई ₹700 करोड़ ये मेरे पास क्या आ गया, GVA@MP आ गया। बट क्वेश्चन में तो मुझसे NVA@FC मांगा गया था, NVA@FC क्वेश्चन में तो मुझसे NVA@FC मांगा गया था। तो यहाँ पे लिखते हैं NVA@FC। भाई हमारे पास अभी तक क्या क्या निकला, GVA@MP निकला। अब इसमें से मैं क्या क्या चीजें एडजस्ट करूं कि NVA@FC आ जाए। तो सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन लेस करना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन अगर मैं लेस कर दूंगा यहां से, तो मेरे पास ये जो ग्रॉस था ये नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली बात, ये MP पे है और मुझे FC पे जाना है, तो मुझे NIT भी लेस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लेस करना पड़ेगा। तो देखो भाई 700 करोड़ तो ये था हमारे पास GVA@MP माइनस डेप्रीसिएशन। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है या नहीं है, तो क्वेश्चन में देखो डेप्रीसिएशन है ही नहीं, किसी अल्टरनेटिव नेम से भी नहीं है, तो ये तो जीरो हो गया ना। और माइनस क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पे हमें GST गिवन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और सब्सिडीज भी गिवन है। तो भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलेगा कैसे, यहाँ पे लिखेंगे NIT कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। आप लोग एब्रीवेशंस का यूज मत करना यहाँ पे, ठीक है। तो ये 70 करोड़ हो गया, 70 करोड़ हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था GST, और माइनस सब्सिडी कितना है क्वेश्चन में 40 करोड़। तो 40 करोड़ यहाँ पे मैंने सब्सिडी का लेस कर दिया, ये हो गया 30 करोड़। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई 30 करोड़। तो भाई 700 माइनस 30 कितना आएगा हमारे पास, 700 माइनस 30 आएगा 670 करोड़, 670 करोड़, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास NVA@FC जो कि क्वेश्चन में मांगा गया था, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे हमें क्या क्या कहा गया है एक बार पढ़ लेते हैं भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नेट वैल्यू एडेड एट FC। तो तीन चीजें यहाँ पे हमसे मांगी गई हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना है, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें निकालना है, और फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो तीन चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। और इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं भाई। यहाँ पे हमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट गिवन है, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक गिवन है,
इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माने डेप्रिसिएशन गिवन है, पावर चार्जेस गिवन है, एक्सपोर्ट्स गिवन है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी गिवन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गिवन है, सब्सिडी गिवन है और गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी यहाँ पे हमें गिवन है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे गिवन थी। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन और सबसे पहली चीज यहाँ पे हमसे वैल्यू ऑफ आउटपुट मांगी गई है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो निकालते हैं भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या चीजें आती है, तो सेल्स आना चाहिए यहाँ पे कि नहीं आना चाहिए, सेल्स आना चाहिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन में ना सेल्स जो थी ना वो डोमेस्टिक गिवन है, ध्यान से देखो यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, ये डोमेस्टिक है भाई। अगर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो क्या एक्सपोर्ट्स भी ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स भी करना पड़ेगा ना। तो एक्सपोर्ट्स को भी ऐड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें तो टोटल सेल्स चाहिए होती है ना, तो एक्सपोर्ट्स भी ऐड होगा। तो डोमेस्टिक सेल्स भी हो गया, एक्सपोर्ट्स भी हो गया। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, चेंज इन स्टॉक चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक गिवन है, तो चेंज इन स्टॉक यहां से आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, चेंज इन स्टॉक भी आ गया। और लास्ट क्वेश्चन में अभी मैंने आपको एक न्यू बात पढ़ाई थी भाई, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। अगर मैं गुड्स की प्रोडक्शन करता हूं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है, जो मैंने गुड्स प्रोड्यूस किए वो मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर यूज कर लिए तो वो भी मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन मतलब ये वाली आइटम भी यहाँ पे ऐड की जाएगी। तो गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो बस ये एक न्यू आइटम थी, बाकी सब हमारा पुरानी जैसे ही था। तो यहाँ पे अमाउंट्स लिखते हैं भाई। सबसे पहले डोमेस्टिक सेल्स कितनी थी, 1200 करोड़, 1200 करोड़। ऐड होगा इसमें एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स कितना था 200 करोड़, 200 करोड़। चेंज इन स्टॉक के नाम पे यहाँ पे हमें इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक दिया गया है, इंक्रीज दिया गया है तो मतलब ऐड करना है, अगर डिक्रीज होता तो लेस करता जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि इंक्रीज इन स्टॉक है 60 करोड़। और फिर लास्ट में हमारे पास गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी आ गया, ये भी हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड किया जाता है। तो ये आ गया हमारा 10 करोड़, ठीक है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे देखते हैं भाई कितना आता है, 1200 प्लस 200 प्लस 60 एंड प्लस 10, तो टोटल आ गया 1470 करोड़, 1470 करोड़, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब भाई इसके अलावा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, इसके अलावा क्वेश्चन में हमसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी पूछा गया। तो ये तो हमने ए पॉइंट का आंसर निकाला अभी। अब बी पॉइंट में उसने पूछा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या इंक्लूड होगा देखते हैं भाई। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें गिवन था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, तो ये यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट्स लिख रहा हूँ, आप फॉर्मूला भी लिख लेना, मतलब आप ये जो आइटम्स गिवन है इनके नाम भी लिख लेना, ठीक है, फॉर्मूला में प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। तो यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट सबसे पहले 400 करोड़ है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। अब भाई ये जो रॉ मटेरियल की परचेज है ना, ये डोमेस्टिक परचेज है, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, देखो ये डोमेस्टिक परचेज है ना, तो इसमें इंपोर्ट्स भी ऐड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, मुझे इंपोर्ट्स भी ऐड करने चाहिए। तो देखो भाई ये चीज तो मैंने कर ली कंसीडर, अब इंपोर्ट्स भी गिवन है मुझे, देखो इंपोर्ट्स कितना गिवन है 120 करोड़, तो इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल भी यहाँ पे आ गया हमारे पास, इंपोर्ट्स भी ऐड किए जाएंगे, ठीक है जी। अगली बात देखते हैं भाई, अगली बात यहाँ पे ना पावर चार्जेस भी गिवन है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और पावर चार्जेस जो है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट माने जाते हैं। तो पावर चार्जेस भी यहाँ पे ऐड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। पावर चार्जेस कितने दिए गए हैं हमको, तो भाई 20 करोड़ के पावर चार्जेस यहाँ पे हमें गिवन है 20 करोड़, तो ये भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसके अलावा जो चीजें हमें गिवन है यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड सब्सिडी, इनमें से कोई भी आइटम जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं होती है। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, भाई मशीनरी जो है ये हमारा फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं होता, मतलब ये जो है फाइनल गुड्स की वैल्यू में मर्ज नहीं होती इसकी वैल्यू, ठीक है। मैंने पहले भी आपको ये बात समझाई थी कि मशीनरी की वैल्यू फाइनल गुड्स की वैल्यू में मर्ज नहीं होती, इसलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं होता। ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है, इस इन्फॉर्मेशन का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो बस इतनी ही आइटम्स यहाँ पे आएंगी, इसका मतलब तो टोटल कर लेते हैं भाई, टोटल देखते हैं कितना आता है, 400 प्लस 120 प्लस 20, तो ये आएगा 540 करोड़ रुपीज, 540 करोड़, ये आ गया हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
अब नेक्स्ट आइटम यहाँ पे हमसे क्या पूछी गई है, नेट वैल्यू एडेड एट एफसी, एनवीए एट एफसी, ठीक है। एनवीए एट एफसी की जगह में यहाँ पे जीवीए एट एमपी सबसे पहले निकालूंगा। तो देखो भाई थर्ड पॉइंट का आंसर सबसे पहले यहाँ पे एनवीए एट एफसी निकालना है, एनवीए एट एफसी निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जीवीए एट एमपी निकालूंगा सबसे पहले, जीवीए एट एमपी, ठीक है। जीवीए एट एमपी कैसे निकलेगा भाई, जीवीए एट एमपी का मतलब होता है वैल्यू एडिड, और वो कैसे आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके आता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जीवीए एट एमपी मेरे पास कितना आएगा, देखो 1470 माइनस 540, ठीक है। 1470 माइनस 540 अगर मैं कर दूंगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर मैं कर दूं, तो मेरे पास 930 करोड़, ये क्या आ गया, ये 930 करोड़ जो मेरे पास आया, यही तो मेरा जीवीए एट एमपी आ गया ना। अब ये जीवीए एट एमपी है, मुझे क्या निकालना है, एनवीए एट एफसी। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन माइनस करूंगा। अब डेप्रीसिएशन यहाँ पे जो है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नाम से मुझे गिवन है, ठीक है, अल्टरनेटिव नेम से गिवन है यहाँ पे 50 करोड़। तो मैं डेप्रीसिएशन लेस कर देता हूँ। डेप्रीसिएशन लेस करते ही मैं ग्रॉस से नेट पे चला गया। अब भाई अगली बात, ये जो अमाउंट है ये एमपी पे है, मार्केट प्राइस पे है, मुझे जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो मुझे एनआईटी भी लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे एनआईटी। एनआईटी कैसे निकलता है भाई, एनआईटी निकलता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी है 10 करोड़ और माइनस सब्सिडीज करूंगा 30 करोड़, 30 करोड़, ठीक है। तो 10 माइनस 30 तो माइनस 20 हो जाएगा, ये माइनस 20, और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो भाई मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, 930 करोड़ माइनस 50 करोड़ और प्लस कितना हो जाएगा, 20 करोड़ हो जाएगा। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है हमारे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज वाला अमाउंट यहाँ पे माइनस में आ रहा था, और फॉर्मूले में भी यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो देखते हैं भाई कितना आता है, 930 माइनस 50 और प्लस 20, तो यह आ गया 900 करोड़ रुपीज, 900 करोड़, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया एनवीए एट एफसी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहां पे हमसे क्या कहा गया है, एक बार रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मुझे क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एफसी। एनडीपी एट एफसी निकालना है, मतलब मुझे जो है डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। अब मैंने जब आपको स्टेप्स पढ़ाए थे वैल्यू एडिड मेथड के, तो वहां पे मैंने आपको बताया था, एक डायग्राम सा मैंने आपको वहां पे बनवाया था, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक डायग्राम हमने बनाया था। इस डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था, देखो ध्यान से, इस चार्ट में हमने क्या पढ़ा था, यहां पे हमने पढ़ा था कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का जीवीए एट एमपी ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अगर मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का जीवीए एट एमपी ऐड कर दूंगा तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, ठीक है, जीडीपी एट एमपी। और बाकी बातें हम उसके बाद देखेंगे कि बाकी हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का जीवीए एट एमपी निकालूंगा और ऐड कर दूंगा, ठीक है, ताकि मैं जीडीपी एट एमपी निकाल पाऊं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो यही करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहां पे हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है, इसीलिए मैं ये वाली बातें आपसे कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो अलग अलग से इंफॉर्मेशन गिवन है, प्राइमरी सेक्टर के लिए अलग से इंफॉर्मेशन है, सेकेंडरी के लिए अलग से, टर्शियरी के लिए अलग से। तो देखो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर के लिए अगर मैं निकालूं जीवीए एट एमपी तो कैसे आएगा, देखो ध्यान से, मैं यहां पे जीवीए एट एमपी निकाल रहा हूं फॉर प्राइमरी सेक्टर, फॉर प्राइमरी सेक्टर। तो जीवीए एट एमपी कैसे आता है भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऐसे ही आता है ना। तो मतलब मुझे यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मुझे यहां पे लेस करना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा भाई साहब, वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां पे कैसे निकलेगा, तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, यहां पे मुझे सेल्स चाहिए सबसे पहले, तो सेल्स, और उसमें ऐड होना चाहिए चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही चीज आ रही थी, और लास्ट 2 क्वेश्चंस में हमने एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और वो इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं। तो बस ये 2 ही चीजें यहां पे आएंगी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स यहां पे देखो, प्राइमरी सेक्टर का सेल्स कितना है, 1000 करोड़ रुपीज जो है वो इन करोड़ दिए गए हैं, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो 1000 करोड़ यहां पे हमारे पास सेल्स आ गई, 1000 करोड़।
और प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ना क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, देखो तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को 0 ले लेता हूं। क्लोजिंग स्टॉक 0 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है 50 करोड़, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये अमाउंट नेगेटिव आ गया, 0 माइनस 50 करोड़ माइनस 50 करोड़ हो गया ना, तो मतलब 1000 माइनस 50 करोड़ कितना हो जाएगा 950 करोड़। ये आ गया मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट 950 करोड़। अब इसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन है, देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 300 करोड़। 300 करोड़ आपको डायरेक्टली गिवन है यहाँ पे, तो ये 650 करोड़ आ गया मेरे पास GV8MP फॉर प्राइमरी सेक्टर। ऐसे ही मैं सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के लिए भी निकालूंगा। तो देखते हैं भाई, अब मैं डायरेक्टली करूंगा यहाँ पे GV8MP फॉर सेकेंडरी सेक्टर। तो मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे डायरेक्टली आपको निकाल के बताता हूं। देखो सेल्स कितना है यहाँ पे 1500 जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था, तो सेल्स हमने लिया था प्लस हमने क्या किया था चेंज इन स्टॉक, तो सेम फॉर्मूला लगेगा सेल्स और प्लस चेंज इन स्टॉक हम करेंगे तो भाई हमारा ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जब मैं करूंगा तो माइनस 40 करोड़ आएगा, ठीक है, माइनस 40 करोड़। तो 1500 माइनस 40, 1500 माइनस 40 कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 1460 करोड़ वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा आपका, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूं, तो आपको पूरा ढंग से लिखना है, ठीक है, आपको पूरा वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख के दिखाना है फॉर्मुला वाइज, ठीक है। तो 1460 करोड़ हमारे पास ये इसी तरीके से आएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में बस अमाउंट चेंज है, बाकी सब सेम है। अब माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आपको डायरेक्टली गिवन है 750 करोड़, 750 करोड़। तो भाई यहाँ पे 1460 माइनस 750 करेंगे तो यह आएगा 710 करोड़। यह आ गया आपके पास GV8MP फॉर सेकेंडरी सेक्टर। ऐसे ही मैं GV8MP निकालूंगा फॉर टर्शियरी सेक्टर, फॉर टर्शियरी सेक्टर। तो यहां पे भी वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स 700 करोड़ है, चेंज इन स्टॉक जब आप निकालेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है ही नहीं, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो 0 माइनस 20 करोड़ माइनस 20 करोड़ आएगा। तो 700 माइनस 20 करेंगे 680 करोड़ आ जाएगा आपके पास यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डायरेक्टली गिवन है 250 करोड़, 250 करोड़। तो भाई 680 माइनस 250 कितना आएगा, 680 माइनस 250 आएगा हमारे पास 430 करोड़ रुपीज, 430 करोड़। तो तीनों के तीनों सेक्टर का मैंने यहाँ पे GV8MP निकाल लिया। अब मैंने आपको बताया था जब मैं सारे सेक्टर्स का GV8MP ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, GDP8MP आएगा ना। तो GDP8MP कैसे निकलेगा, GDP@MP इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा GVA@MP, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो मैं 950 करोड़ प्लस 710 करोड़ और प्लस 430 करोड़ कर दूंगा, ठीक है। मैंने सारे के सारे सेक्टर्स के GV8MP को ऐड कर दिया, सॉरी 950 नहीं था 650 था ये, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का जो GV8MP था वो 650 करोड़ था, 650 करोड़ 710 करोड़ एंड 430 करोड़, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल आ गया, देखते हैं भाई कितना आता है, 650 प्लस 710 और प्लस आएगा हमारे पास 430, तो ये आएगा 1790 करोड़। भाई GDP@MP आ गया, बट क्वेश्चन में तो NDP@FC मांगा हुआ था ना। अब देखो NDP@FC कैसे निकलेगा, NDP@FC कैसे निकलेगा, मुझे GDP@MP पता चल चुका है। अगर मैं इसमें से डेप्रीसिएशन लेस कर दूं, डेप्रीसिएशन लेस कर दूं तो ये ग्रॉस पे था तो नेट पे आ जाएगा। अगली बात, अगर मैं इसमें से NIT लेस कर दूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो MP से FC में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो देखो भाई 1790 करोड़ और माइनस डेप्रीसिएशन हमें यहाँ पे देखो किस नाम से गिवन है, डेप्रीसिएशन का नाम यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है। मुझे तीनों के तीनों सेक्टर का डेप्रीसिएशन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, तीनों के तीनों सेक्टर का। तो 10 प्लस 80 प्लस 60 150 करोड़ का यहाँ पे डेप्रीसिएशन आएगा। ध्यान देना इस बात पे, सारे सेक्टर्स का डेप्रीसिएशन यहाँ पे लेस करना पड़ेगा मुझे टोटल में, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी सारे के सारे सेक्टर का लेना पड़ेगा, 50 प्लस 30 प्लस 0 तो 80 करोड़ का यहाँ पे जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आएगा, ठीक है। हमें डायरेक्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन था इस क्वेश्चन में, बट सारे के सारे सेक्टर्स का मुझे जो है टोटल लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो भाई देखते हैं कितना अमाउंट आता है यहाँ पे, 1790 माइनस 150 और माइनस 80 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1560 करोड़, 1560 करोड़, ठीक है। ये हमारे पास NDP@FC आ गया।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा गया कि फर्म ए सेल्स टू फर्म बी फॉर ₹50 करोड़ एंड फॉर ₹70 करोड़ टू द प्राइवेट कंजम्पशन। फर्म बी सेल्स फॉर ₹80 करोड़ टू फर्म सी। फर्म सी सेल्स फॉर ₹100 करोड़ टू प्राइवेट कंजम्पशन। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बी एंड सी। अब भाई इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सिंपल वे में मैं एक बार आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। यहां पे देखना ध्यान से, फर्म ए ने क्या क्या सेल्स किया। फर्म ए सेल्स टू फर्म बी। फर्म ए ने फर्म बी को सेल किया। ध्यान से देखना, फर्म ए ने फर्म बी को सेल किया कितना? फर्म ए ने फर्म बी को सेल किया कितना? यहां पे था 50 करोड़। 50 करोड़ की सेल की है फर्म ए ने फर्म बी को। एंड 70 करोड़ टू प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब होता है हाउस होल्ड्स। लिख लेना इस चीज को। प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया? हाउस होल्ड्स। तो भाई प्राइवेट कंजम्पशन के लिए भी जो है, मतलब हाउस होल्ड्स के लिए भी उसने सेल की है कितनी? 70 करोड़ की। 70 करोड़ की सेल्स जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए मतलब की गई है फर्म ए के द्वारा। आगे यहां पे कहा गया कि फर्म बी सेल्स फॉर 80 करोड़ टू फर्म सी। अब फर्म बी ने आगे बेचा फर्म सी को, फर्म सी को बेचा। फर्म बी ने फर्म सी को बेचा कितने का? 80 करोड़। 80 करोड़ का बेचा, ठीक है। एंड फर्म सी सेल्स फॉर 100 करोड़ टू प्राइवेट कंजम्पशन। अब फर्म सी ने आगे क्या किया? फर्म सी ने आगे प्राइवेट कंजम्पशन के लिए मतलब हाउस होल्ड्स को बेच दिया। हाउस होल्ड्स को बेच दिया कितने का? यहां पे इसने बेचा 100 करोड़। 100 करोड़, ठीक है। अब हमसे क्या मांगा गया यहाँ पे? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बी एंड सी हमसे मांगा गया आपसे। तो हमसे यहाँ पे क्या मांगा गया? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बी एंड सी मांगा गया। अब एक चीज देखना, फर्म ए ने फर्म बी को बेचा, फर्म बी ने फर्म सी को बेचा, फर्म सी ने हाउस होल्ड्स को बेचा। तो ये पूरी चेन बन रही है ऐसे, ठीक है। ये पूरी ऐसे चेन बन गई। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फर्म ए ने सीधा सीधा प्राइवेट कंजम्पशन के लिए भी तो आउटपुट बेचा ना। तो देखो यहां पे मैं आपको वैल्यू एडेड निकाल के बताऊंगा तीनों फर्म्स के लिए। सॉल्यूशन लिखते हैं यहां पे, ध्यान से देखना सॉल्यूशन। सबसे पहले निकालते हैं यहां पे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, ठीक है। वैल्यू एडेड कैसे निकलता है भाई? वैल्यू एडेड कैसे निकलता है? वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या था? सोचो जरा, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या था? वैल्यू एडेड का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही था ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही फॉर्मूला था हमारा, यही वाला फॉर्मूला था। अब मुझे एक बात बताओ, फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहां पे स्टॉक की तो कोई बात की ही नहीं गई ना, बट सेल्स तो आपको बता रखा है ना फर्म ए की। फर्म ए की सेल्स कितनी है? देखो, फर्म ए ने फर्म बी को बेचा 50 करोड़ का माल और प्राइवेट कंजम्पशन के लिए हाउस होल्ड्स को बेचा 70 करोड़ का माल। तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आ गई? 120 करोड़ हो गया। 120 करोड़ हो गया ना ये। और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है इनपुट्स, मतलब फर्म ए ने जो परचेजेस की होंगी किसी से। क्या यहां पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन थी कि फर्म ए ने किसी से परचेजेस किए हैं? तो थी ही नहीं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन। तो यहां पे हम एजम्पशन लेंगे कि फर्म ए की इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 थी, ठीक है। ध्यान देना इस बात पे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आएगा? 120 करोड़ ही तो आएगा। तो ये वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकल गया। ऐसे ही निकालेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी निकालेंगे। अब तो देखो ध्यान से भाई, वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? यहाँ पे वैल्यू एडेड का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधा सीधा अमाउंट्स पे डिस्कशन करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं भाई, फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? फर्म बी ने सेल कितने की? फर्म बी ने भाई एक ही बार सेल की ना इस क्वेश्चन में। देखो एक ही बार फर्म सी को बेचा माल 80 करोड़ में। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो 80 करोड़ आ गया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब फर्म बी की जो परचेजेस थी, जो रॉ मटेरियल परचेज किया गया फर्म बी के द्वारा। तो फर्म बी ने देखो परचेज भी तो की है फर्म ए से 50 करोड़ की है ना। तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ये मैं यहां पे लेस कर दूंगा। तो ये कितना आ गया? 30 करोड़। सिंपल सीधी सी बात, ठीक है, निकल गया वैल्यू एडेड। ऐसे ही निकालेंगे फर्म सी के लिए। देखते हैं भाई वैल्यू एडेड बाय फर्म सी कितना आता है? वैल्यू एडेड बाय फर्म सी कितना आता है? वैल्यू एडेड बाय फर्म सी कितना आता है?
तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला होता है भाई वैल्यू एडेड का, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब भाई सेल्स कितनी हुई है, क्योंकि चेंज इन स्टॉक की तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं ना क्वेश्चन में, तो सेल्स को ही यहाँ पे मैं जो है कंसिडर करूंगा। तो फर्म सी ने सेल कितनी की है भाई, फर्म सी ने हाउस होल्ड्स को प्राइवेट कंजम्पशन के लिए माल बेचा 100 करोड़ का, तो इसका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो तो 100 करोड़ आ गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स मतलब माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब फर्म सी की परचेजेस कितनी थी, तो देखो फर्म सी ने फर्म बी से माल खरीदा था कितने में, 80 करोड़ में, तो माइनस कर देंगे 80 करोड़, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। तो भाई कितना आएगा, 20 करोड़ आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये फर्म सी का वैल्यू एडेड था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया, ठीक है, इजी क्वेश्चन था एकदम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहां पे देखते हैं भाई क्या क्या बातें बोली गई हैं। फर्म ए बाइज फ्रॉम एक्स इनपुट्स वर्थ 500 करोड़ एंड सेल टू फर्म बी गुड्स वर्थ 1000 करोड़ एंड टू फर्म सी गुड्स वर्थ 700 करोड़। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे छोटा सा हम डायग्राम बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी कि भाई फर्म ए ने क्या किया, फर्म ए बाइज फ्रॉम एक्स इनपुट वर्थ 500 करोड़। तो फर्म ए ने इनपुट खरीदा एक्स से, तो एक्स ने इनपुट बेचा फर्म ए को कितने का, 500 करोड़ का, ठीक है। तो एक्स ने फर्म ए को इनपुट बेचा 500 करोड़ का एंड सेल टू फर्म बी गुड्स वर्थ 1000 करोड़। अब फर्म ए ने आगे सेल किया किसको, फर्म ए ने आगे माल बेचा, किसको बेचा, फर्म बी को बेचा, फर्म बी को बेचा, कितने में बेचा, ये वाला माल कितने में बेचा, 1000 करोड़, 1000 करोड़ में बेचा। तो फर्म ए ने एक्स से 500 करोड़ का इनपुट खरीदा और फर्म बी को 1000 करोड़ के गुड्स बेचे एंड टू फर्म सी गुड्स वर्थ 700 करोड़। अब भाई फर्म ए ने ना फर्म सी को भी कुछ माल बेचा, तो यहां पे लिख देता हूं मैं फर्म सी को भी कुछ माल बेचा गया। यहां पे कितने का बेचा, 700 करोड़, 700 करोड़, ठीक है। तो मतलब ये ट्रांजैक्शंस यहां पे दी गई थी, यहां तक की बात मैंने रीड कर ली, ठीक है। दोबारा देख लो, फर्म ए ने एक्स से इनपुट खरीदा 500 करोड़ का और आगे फर्म बी और फर्म सी को कुछ माल बेचा। आगे देखते हैं भाई, फर्म बी बाइज फ्रॉम वाई इनपुट्स वर्थ 200 करोड़। फर्म बी ने क्या किया, फर्म बी ने वाई से इनपुट खरीदे 200 करोड़ के। तो यहां पे मैं वाई कहां पे दिखाऊंगा, एक काम करते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे ऐसे लिख देता हूं समझने के लिए कि भाई फर्म बी ने वाई से इनपुट खरीदा, ठीक है। तो एरो देखो, वाई के द्वारा बी को बेचा गया, ठीक है, फर्म बी को। तो इनपुट खरीदा फर्म बी ने, कितने का खरीदा फर्म बी ने इनपुट, 200 करोड़ का। तो यहां लिख देते हैं भाई 200 करोड़ का इनपुट वाई के द्वारा फर्म बी को बेचा गया, मतलब फर्म बी ने वाई से खरीदा एंड सेल्स टू फर्म सी गुड्स वर्थ 1500 करोड़। अब भाई फर्म बी ने फर्म सी को कुछ गुड्स बेचे, कितने के, फर्म बी ने फर्म सी को 1500 करोड़ के गुड्स बेचे, 1500 करोड़ के गुड्स बेचे, ठीक है, 1500 करोड़। आगे देखते हैं भाई, एंड फिनिश्ड गुड्स वर्थ 200 करोड़ टू हाउस होल्ड्स। और इसने जो है हाउस होल्ड्स को भी जो है गुड्स बेचे, हाउस होल्ड्स को भी बेचे, हाउस होल्ड्स को भी यहाँ पे इसने माल बेचा, कितने का माल बेचा, 2000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, ठीक है। फर्म सी बाइज फ्रॉम जेड इनपुट वर्थ 150 करोड़ एंड सेल फिनिश्ड गुड्स वर्थ 4150 करोड़ टू हाउस होल्ड्स। और फर्म सी ने क्या किया, फर्म सी ने जेड से इनपुट खरीदा, जेड से इनपुट कितने का खरीदा फर्म सी ने, देखो भाई फर्म सी बाइज फ्रॉम जेड इनपुट वर्थ 150 करोड़, 150 करोड़ का इनपुट था इसका, जेड से खरीदा इसने। और इसने आगे माल बेचा, किसको बेचा माल इसने, हाउस होल्ड्स को, हाउस होल्ड्स को बेचा, कितने में बेचा ये वाला माल, 4150 करोड़ में बेचा, 4150 करोड़ में बेचा। और आगे हमसे कहा गया कि कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बी एंड सी, ठीक है, वैल्यू एडेड निकालना है एंड जीडीपी एट एमपी भी निकालना है, ठीक है, जीडीपी एट एमपी भी निकालना है। दोबारा देखते हैं एक बार, सबसे पहले फर्म ए की बात करते हैं। फर्म ए ने क्या किया, फर्म ए ने एक्स से इनपुट खरीदा और फर्म बी और फर्म सी को कुछ माल बेचा 1000 करोड़ और 700 करोड़ का, ठीक है। फर्म बी ने क्या किया, फर्म बी ने वाई से इनपुट खरीदा 200 करोड़ का और आगे इसने फर्म सी को बेचा 1500 करोड़ का, फर्म सी को बेचा 1500 करोड़ का और हाउस होल्ड्स को बेचा 2000 करोड़ का, ठीक है। तो ये आउटपुट था इसका,
ऐसे ही फर्म सी ने क्या किया, जेड से इनपुट खरीदा 150 करोड़ का और हाउस होल्ड्स को बेच दिया 4150 करोड़ का। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था हमारा। अब इसका आंसर क्या मांगा गया, हमसे मांगा गया कि वैल्यू एडेड बताओ, तीनों फर्म्स के द्वारा वैल्यू एडेड कितना है और जीडीपी एट एमपी भी निकाल के बताओ। तो देखो भाई यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले भाई वैल्यू एडेड निकालते हैं, वैल्यू एडेड फॉर फर्म ए। फर्म ए के लिए निकालते हैं सबसे पहले वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड फॉर फर्म ए। तो फर्म ए का वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा भाई, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही होता है ना फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा यहां पे, तो देखो ध्यान से, वैल्यू ऑफ आउटपुट भाई फर्म ए ने जो सेल्स की, अब इस क्वेश्चन में ना क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक की तो कोई बात है ही नहीं ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स होना चाहिए। तो अब फर्म ए ने सेल्स किस किस को की थी, फर्म ए ने फर्म बी को और फर्म सी को सेल्स की थी। टोटल सेल्स देखो कितनी आएगी, 1000 करोड़ प्लस 700 करोड़, बस यही तो होगा। तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 1000 करोड़ प्लस 700 करोड़, और तो कोई सेल की ही नहीं है ना फर्म ए ने, तो 1700 करोड़ आ गया टोटल। ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट, 1700 करोड़ आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब इनपुट्स। तो क्या फर्म ए ने किसी से इनपुट खरीदे थे, तो हाँ भाई एक्स से खरीदे थे, कितने के, 500 करोड़ के, तो लेस कर देते हैं 500 करोड़, 500 करोड़ लेस कर दिया तो कितना आ गया, 1200 करोड़ आ गया। ये आ गया हमारे पास वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। इसको मैं जीवीए एट एमपी भी बोल सकता हूं ना, जीवीए एट एमपी। ठीक है, ऐसे ही अब मैं वैल्यू एडेड निकालूंगा फॉर फर्म बी। यहां पे निकालते हैं वैल्यू एडेड फॉर फर्म बी, वैल्यू एडेड फॉर फर्म बी। और वैल्यू एडेड का फॉर्मूला एज इट इज सेम ही रहेगा। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। अब यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स होगा। तो फर्म बी ने किस किस को सेल किया, फर्म बी ने हाउस होल्ड्स को सेल किया 2000 करोड़ का, और फर्म बी ने ना फर्म सी को भी सेल किया 1500 करोड़ का। तो ये दो ही तो सेल्स थी ना, एक 1500 करोड़ की थी और एक 2000 करोड़ की थी। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 2000 करोड़ जो कि हाउस होल्ड्स को बेचा फर्म बी ने, और 1500 करोड़ जो कि फर्म सी को बेचा फर्म बी ने। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 3500 करोड़, 3500 करोड़। तो ये तो आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट 3500 करोड़। अब इसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब फर्म बी ने इनपुट किस किस से खरीदा था। तो ध्यान से देखना, फर्म बी ने एक तो वाई से खरीदा था इनपुट 200 करोड़ का, एक तो वाई से खरीदा था, और एक फर्म ए से भी तो खरीदा ना, फर्म ए से भी तो खरीदा 1000 करोड़ का। ध्यान देना इस बात पे, गलती नहीं होनी चाहिए। डायग्राम जरूर बना लेना अपने तरीके से, अपने हिसाब से, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 1200 करोड़, 1200 करोड़ यहां पे लेस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम का। तो देखते हैं भाई 3500 करोड़ माइनस 1200 करोड़, ये आ गया 2300 करोड़, 2300 करोड़ यहां पे हमारे पास आंसर आ गया, वैल्यू एडेड आ गया फर्म बी के लिए। आगे देखो भाई, आगे देखो भाई, फर्म सी के लिए भी निकालना है वैल्यू एडेड। यहां पे निकालेंगे वैल्यू एडेड फॉर फर्म सी, फर्म सी के लिए निकालते हैं वैल्यू एडेड। और दोबारा से वही बात भाई, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। वैल्यू एडेड इक्वल्स टू क्या होगा, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स होगा। यहां पे भी कोई क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स। तो फर्म सी की सेल्स कितनी थी, फर्म सी ने ना सिर्फ हाउस होल्ड्स को माल बेचा और कहीं नहीं बेचा।
4150 करोड़ का, तो 4150 करोड़ यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। और कोई सेल्स तो है ही नहीं, फर्म सी ने और कोई सेल्स की ही नहीं है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 4150 करोड़। अब माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो फर्म सी ने इनपुट किस किस से खरीदा, फर्म सी ने इनपुट एक तो जेड से खरीदा 150 करोड़ का, और एक फर्म ए से भी तो खरीदा था ना 700 करोड़ का। तो मतलब 150 करोड़ का तो यहां से खरीदा जेड से, और एक्स से भी खरीदा था 700 करोड़ का। तो 150 प्लस 700 टोटल 850 करोड़ का यहाँ पे क्या आ गया, 850 करोड़ का यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया फर्म सी के लिए। तो 4150 माइनस 850 करेंगे कितना आएगा, 3300 करोड़। 3300 करोड़ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू एडेड आ गया फर्म सी का। ठीक है, तो ये था हमारा वैल्यू एडेड फर्म ए बी और सी का। अब आगे इस क्वेश्चन में ना जीडीपी एट एमपी भी मांगा गया। अब भाई ये जो वैल्यू एडेड हमने निकाला इसको ही हम जीवीए एट एमपी बोलते हैं, मैंने बता रखा है ना जीवीए एट एमपी। तो ये वाला हमारा फॉर्म बी का जीवीए एट एमपी है, ये फॉर्म ए का है, और यहाँ पे ये जीवीए एट एमपी है फॉर्म सी का। और मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मुझे जीडीपी एट एमपी निकालना है, जीडीपी एट एमपी, तो वो कैसे आएगा, सिग्मा जीवीए एट एमपी निकाल दो। तो इन तीनों के तीनों जीवीए एट एमपी को मैं ऐड कर दूंगा, तो देखो 1200 करोड़ यहां से आ गया। 1200 करोड़ फर्म ए का जीवीए एट एमपी था, ऐड करेंगे इसमें फर्म बी का जीवीए एट एमपी जो कि 2300 करोड़ था, और उसमें ऐड करेंगे फर्म सी का जीवीए एट एमपी जो कि 3300 करोड़ हमें यहाँ पे गिवन था। तो तीनों को ऐड कर लेते हैं भाई, 1200 प्लस 2300 और प्लस 3300, तो ये आ गया 6800 करोड़। 6800 करोड़ हमारे पास क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पे क्या क्या बोला गया है पढ़ लेते हैं एक बार। इन एन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस। एक इकोनॉमी के अंदर ये ट्रांजेक्शंस जो हैं घटित हुई हैं, देख लेते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शंस हैं। कुछ बुलेट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, 1 2 3 4। तो पहले बुलेट में पढ़ते हैं क्या क्या चीजें। ए सेल्स गुड्स ऑफ 20 करोड़ टू बी। ए ने बी को 20 करोड़ का माल बेचा। 30 करोड़ टू सी, 40 करोड़ टू हाउस होल्ड्स, एंड गुड्स वर्थ 10 करोड़ रिमेन अनसोल्ड। तो यहाँ पे ए से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन थी। ए ने बी को 20 करोड़ का माल बेचा और सी को 30 करोड़ का माल बेचा। हाउस होल्ड्स को 40 करोड़ का माल बेचा, और 10 करोड़ का माल जो था वो अनसोल्ड रह गया, बिक नहीं पाया। आगे हमें यहाँ पे कहा गया कि वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म ए इज एज्यूम्ड टू बी 0। फर्म ए का जो इनपुट की वैल्यू थी उसको 0 मान लिया गया, मतलब फर्म ए का जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो 0 है। स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई फर्म ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है। आगे बोला गया कि बी सेल्स हिज आउटपुट वर्थ 40 करोड़ टू सी, 60 करोड़ टू डी एंड 50 करोड़ टू फाइनल कंजम्पशन। तो भाई बी ने क्या किया, सी को 40 करोड़ का माल बेचा, डी को 50 करोड़ का, और सी को 40 करोड़ का माल बेचा, डी को 60 करोड़ का, और 50 करोड़ का माल फाइनल कंजम्पशन, इसका मतलब हाउस होल्ड्स को बेच दिया। आगे यहां पे कहा गया कि भाई सी सेल्स हिज आउटपुट वर्थ 100 करोड़ टू डी। सी ने अपना जो आउटपुट था 100 करोड़ डी को बेचा, 100 करोड़ टू हाउस होल्ड्स एंड एक्सपोर्ट वर्थ 100 करोड़। डी सेल्स 300 करोड़ टू हाउस होल्ड्स and 100 crores to government. Calculate value added by each firm, total value added and total consumption expenditure. ठीक है, तो तीन तीन चीजें हमसे यहाँ पे मांगी गई हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंपल जो है डायग्राम बना के इसको लिखते हैं। तो देखो भाई क्या क्या हुआ। फर्म ए ने क्या किया, भाई ए सेल्स गुड्स ऑफ 20 करोड़ टू बी। तो ए ने बी को माल बेचा, तो यहाँ पे लिखते हैं भाई ए ने बी को माल बेचा कितने का, 20 करोड़ का। ए ने बी को माल बेचा 20 करोड़ का। आगे देखते हैं 30 करोड़ टू सी, और ए ने सी को भी माल बेचा, ए ने सी को भी माल बेचा, ए ने सी को भी माल बेचा कितने का, 30 करोड़ का। तो ए ने बी को भी माल बेचा और ए ने सी को भी माल बेचा। आगे यहां पे कहा गया कि 40 करोड़ का माल हाउस होल्ड्स को भी बेचा है इसने, तो भाई हाउस होल्ड्स को भी बेचा, हाउस होल्ड्स को भी यहाँ पे माल बेचा गया है। हाउस होल्ड्स को कितने का माल बेचा, तो भाई ए ने हाउस होल्ड्स को बेचा यहाँ पे 40 करोड़ का माल, 40 करोड़।
और आगे कहा गया कि 10 करोड़ का माल जो है वो अनसोल्ड है, ठीक है। तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहां पे दे दिया हमें, अनसोल्ड स्टॉक भी यहां पे हमें दिया गया। तो ए का अनसोल्ड स्टॉक कितना था, 10 करोड़। तो ये ए के रिस्पेक्ट में हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी कि भाई ए ने बी को बेचा, ए ने सी को बेचा, ए ने हाउस होल्ड को बेचा और ए ने कुछ माल जो था वो अनसोल्ड रह गया उसका। आगे हमें यहाँ पे ये भी बताया गया कि ए का ना कोई भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं था, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ए का कोई भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन था ही नहीं, उसका वैल्यू ऑफ इनपुट 0 है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है। पॉइंट बी में हमें कहा गया कि बी ने माल बेचा 40 करोड़ का सी को, तो बी ने सी को माल बेचा 40 करोड़ का, बी ने सी को माल बेचा 40 करोड़ का। फिर आगे बोला गया 60 करोड़ का डी को भी बेचा, तो डी को भी बेचा भाई इसने, बी ने डी को भी बेचा 60 करोड़ का, 60 करोड़ का माल बेचा डी को। और फाइनल कंजम्पशन के लिए हाउस होल्ड्स को भी बेचा बी ने, ठीक है। तो बी ने हाउस होल्ड्स को भी बेचा, हाउस होल्ड्स को भी बेचा इसने। कितने का बेचा हाउस होल्ड्स को, तो हाउस होल्ड्स को इसने बेचा फाइनल कंजम्पशन के लिए 50 करोड़ का, 50 करोड़ का माल जो है हाउस होल्ड्स को बेच दिया इसने। उसके बाद बताया गया कि भाई सी ने क्या किया, सी ने 100 करोड़ का माल डी को बेचा, सी ने भी डी को बेचा। तो यहां पे इस तरीके से कर देता हूं भाई, डी को बेचा, ठीक है, 100 करोड़ का, 100 करोड़ का। आगे बताया गया कि इसने हाउस होल्ड्स को भी बेचा। तो मतलब देखो भाई थोड़ा अजीब सा यहाँ पे डायग्राम बन रहा है, बट बात समझ में आ जाएगी। तो भाई 100 करोड़ का यहाँ पे हाउस होल्ड्स को बेचा सी ने। आगे क्या हुआ भाई, इसने एक्सपोर्ट भी किया, इसने एक्सपोर्ट भी किया, एक्सपोर्ट्स भी किया इसने, सी ने एक्सपोर्ट किया। कितने का एक्सपोर्ट किया सी ने, तो भाई इसने एक्सपोर्ट किया 100 करोड़ का। तो एरोस देख के आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहां कहां पे जो है आउटपुट है, कहां कहां पे इनपुट है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है बट इजी लगेगा थोड़ा। आगे देखते हैं भाई डी ने क्या किया, डी ने 300 करोड़ का माल हाउस होल्ड्स को बेचा, डी ने भी हाउस होल्ड्स को बेचा 300 करोड़ का, 300 करोड़ का माल हाउस होल्ड्स को बेचा। और उसके बाद 100 करोड़ का ना गवर्नमेंट को भी बेचा, गवर्नमेंट को बेचा 100 करोड़ का, ठीक है। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन थी। और आगे हमें बोला वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म निकालो और टोटल वैल्यू एडेड भी निकालो और टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में दी गई थी। तो यहां पे हम करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहां पे करेंगे, ध्यान से देखना, आप सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहां पे, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन यहां पे देखना आप ध्यान से। सबसे पहले वैल्यू एडेड निकालूंगा फर्म ए के लिए, तो यहां पे लिखते हैं वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड फॉर फर्म ए, वैल्यू एडेड फॉर फर्म ए। अब भाई वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, वैल्यू एडेड कैसे निकलता है भाई, वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं फर्म ए का कितना है। देखो फर्म ए ने किस किस को माल बेचा, बी को बेचा, सी को बेचा, हाउस होल्ड्स को बेचा और कुछ माल उसका अनसोल्ड भी रह गया था, ठीक है, कुछ माल उसका अनसोल्ड भी रह गया था। तो यहां पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो सेल्स कौन कौन सी थी इसकी, 20 करोड़ की सेल्स बी को की, 30 करोड़ की सी को की, 40 करोड़ की हाउस होल्ड्स को की, ठीक है। तो ये सारी सेल थी इसकी। तो लिखते हैं यहां पे 20 करोड़ प्लस 30 करोड़ और प्लस 40 करोड़, ये सारी सेल थी। और कुछ माल अनसोल्ड रह गया, बच गया, ठीक है। तो ये इसका क्लोजिंग स्टॉक है भाई, ये इसका क्लोजिंग स्टॉक है। अनसोल्ड स्टॉक जो इसका बच गया वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है ना। अब हमें चाहिए होता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन था, देखो ध्यान से, 10 करोड़ माइनस ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं 0, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक तो 10 करोड़ ही आएगा ना, वो तो 10 करोड़ ही तो आएगा। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 10, तो सबको ऐड कर दो, 20 प्लस 30 प्लस 40 और प्लस 10, तो ये हो जाएगा 100 करोड़। 100 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, 100 करोड़। अब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन था कि इसका कोई भी इनपुट नहीं है, इसका इनपुट जो है वो 0 है। वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म ए इज अज्यूम्ड टू बी 0, तो यहाँ पे 0 एज्यूम किया है, तो इसका मतलब 100 माइनस 0 100 करोड़ ही आएगा।
100 करोड़ आ गया फर्म ए का वैल्यू एडेड। अब ऐसे ही फर्म बी के लिए निकालेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। तो देखो ध्यान से, वैल्यू एडेड फॉर फर्म बी हम निकालेंगे यहां पे। तो फर्म बी के द्वारा कितना वैल्यू एडिशन किया गया देखते हैं भाई। यहां पे वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, आप ध्यान से देखना वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा। फर्म बी ने कितनी कितनी सेल की है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एरोज, फर्म बी ने डी को सेल की, फिर फर्म बी ने यहाँ पे हाउस होल्ड्स को सेल की, फर्म बी ने सी को भी सेल की। इसके अलावा कोई एरोज आपको दिख रहे हैं फर्म बी ने किस किस को सेल की? नहीं, बस इतनी ही तो है। एक तो डी को की, एक हाउस होल्ड्स को की और एक सी को की। इसके अलावा और कोई सेल तो नहीं की ना फर्म बी ने। तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 60 करोड़, 50 करोड़ और 40 करोड़। तो ये आ गया हमारा वैल्यू एडेड। ठीक है, 60 करोड़, यहां पे कोई अनसोल्ड स्टॉक वगैरह तो था ही नहीं ना बी के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स ही तो आएगा। तो 60 करोड़ प्लस 50 करोड़ और प्लस 40 करोड़। ठीक है, सारी की सारी सेल्स ऐड कर दी। तो एरोज से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस किस को सेल किया। थोड़ा इजी हो गया, डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब भाई फर्म बी ने परचेजेस कहां से की। तो फर्म बी की तरफ एक ही एरो आ रहा है, देखो फर्म बी की तरफ एक ही एरो आ रहा है, फर्म बी की तरफ। तो इसने सिर्फ 20 करोड़ की जो है इनपुट परचेज किए हैं और कोई परचेजेस इसने नहीं की। तो 20 करोड़ रुपीज इसका इनपुट था, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया। ठीक है, तो और कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू यहाँ पे नहीं है फर्म बी के रिस्पेक्ट में। तो बस यही हमारी कैलकुलेशन है, कर देते हैं एक बार फटाफट से। 60 प्लस 50 प्लस 40 और माइनस 20, ये आ जाएगा 130 करोड़। 130 करोड़ यहाँ पे आ गया हमारा वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। आगे निकालते हैं भाई वैल्यू एडेड फॉर फर्म सी। फर्म सी के लिए निकालते हैं भाई वैल्यू एडेड। फर्म सी का वैल्यू एडेड देखते हैं कितना है। तो देखो भाई दोबारा से वही बात, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला तो वही रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है फर्म सी के लिए। तो फर्म सी पे आ जाओ, देखो ध्यान से, फर्म सी की तरफ से कितने कितने एरोस जा रहे हैं। एक तो जा रहा है डी की तरफ, एक जा रहा है हाउस होल्ड्स की तरफ और एक जा रहा है एक्सपोर्ट्स की तरफ। ठीक है, तो ये अलग अलग सेल्स है फर्म सी की। इन तीनों का अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं आ जाएगा क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा ना। कोई अनसोल्ड स्टॉक वगैरह की इंफॉर्मेशन तो सी के रिस्पेक्ट में भी नहीं थी ना यहाँ पे। तो बस सेल्स को ऐड करना है। तो 100 करोड़ प्लस 100 करोड़ प्लस 100 करोड़, तो इन तीनों को ऐड कर दूंगा। तो 100 प्लस 100 प्लस 100, डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 300 करोड़। यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फर्म सी ने परचेजेस कहां से की। तो सी ने परचेजेस ए से की थी, देखो सी की तरफ एरो ए से आ रहा है और कहीं से तो नहीं आ रहा ना। तो इसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू कितनी आ गई? 30 करोड़। तो माइनस कर देते हैं 30 करोड़। 30 करोड़ यहाँ पे लेस कर दिया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 270 करोड़ रुपीज, 270 करोड़। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू एडेड बाय फर्म सी। ठीक है, फर्म सी का वैल्यू एडिशन आ गया। ऐसे ही निकालेंगे वैल्यू एडेड फॉर फर्म डी। फर्म डी का वैल्यू एडेड कितना है भाई, देखते हैं फर्म डी का। तो यहां पे भी वैल्यू एडेड का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब फर्म डी ने देखो किस किस को माल बेचा, एक तो गवर्नमेंट को बेचा और एक उसने हाउस होल्ड्स को बेचा। इसके अलावा तो किसी को भी नहीं बेचा ना, बस गवर्नमेंट को बेचा और बस हाउस होल्ड्स को बेचा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को और हाउस होल्ड्स को बेचा। तो भाई यहाँ पे लिखते हैं 100 प्लस 300 कितना हो गया? 400 करोड़ आ गया। यहाँ पे भी कोई अनसोल्ड स्टॉक वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो सेल्स ही हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा ना, सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स हो गया। तो 400 करोड़ आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब डी ने किस किस से माल खरीदा, तो देखना ध्यान से, डी की तरफ कहां से एरो आ रहा है। एक तो सी की तरफ से आ रहा है, देखो डी की तरफ ये वाला, और एक बी की तरफ से भी तो आ रहा है ना डी की तरफ ये वाला। तो इन दोनों से खरीदा, तो ये इनपुट की वैल्यू आ गई इसकी। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है दोनों। 60 करोड़ और 100 करोड़ कितना हो गया? 160 करोड़। 160 करोड़ हो गया। तो 400 करोड़ माइनस 160 करोड़ कितना हो गया? 240 करोड़। 240 करोड़ यहाँ पे क्या आ गया? वैल्यू एडेड आ गया, वैल्यू एडेड बाय फर्म डी। ठीक है, ये हमारा जो है इंडिविजुअली हर फर्म का हमने वैल्यू एडेड निकाल लिया। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर है, वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म।
सेकंड पॉइंट में हमसे मांगा गया टोटल वैल्यू एडेड। तो भाई टोटल वैल्यू एडेड निकालना बहुत आसान है। देखो सेकंड पॉइंट का आंसर टोटल वैल्यू एडेड। तो यहां पे आप फॉर्मूला लिखना, टोटल वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म सी प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म डी। सारी की सारी फर्म्स का जो वैल्यू एडेड है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू एडेड आ जाएगा। ठीक है, तो 100 प्लस यहाँ पे देखो कितना कितना आएगा, 100 प्लस 130 प्लस 270 और प्लस 240। तो करते हैं भाई 100 प्लस 130 प्लस 270 और प्लस 240। ठीक है, तो ये सारा का सारा अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल वैल्यू एडेड आएगा मेरे पास 100 प्लस 130 प्लस 270 और प्लस 240। तो ये आ गया 740 करोड़। 740 करोड़ ये आ गया टोटल वैल्यू एडेड। अब बच्चों इससे आगे मैंने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं मैंने क्या क्या यहाँ पे सॉल्व किया। फटाफट से देखिए, यहाँ पे हमें थर्ड आइटम क्या निकालनी थी, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मैंने यहाँ पे बताया कि भाई टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है। तो देखो ये नोटिंग मैंने यहाँ पे करी है, इसको नोट कर लेना। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस अमाउंट स्पेंट बाय गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट फर्म्स। तो भाई गवर्नमेंट और हाउस होल्ड्स के द्वारा जितनी भी परचेजेस की जाएंगी ना, अगर मैं उन सारी परचेजेस को ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर गवर्नमेंट और हाउस होल्ड्स ने कितनी कितनी परचेजेस की थी एक बार देखते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे गवर्नमेंट ने डी से परचेज की थी 100 करोड़ की, हाउस होल्ड्स ने डी से परचेज की थी 300 करोड़ की, हाउस होल्ड्स ने बी से भी परचेज की थी 50 करोड़ की, हाउस होल्ड्स ने सी से भी परचेज की थी 100 करोड़ की, और यहां पे देखो हाउस होल्ड्स ने ए से भी परचेज की थी 40 करोड़ की। तो इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तभी तो मेरे पास आएगा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि मैंने यहां पे देखो क्या लिखवाया, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट और हाउस होल्ड्स के द्वारा जितना भी खर्चा किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज पे डिफरेंट फर्म के द्वारा। ठीक है, तो देखो यहां पे सबसे पहले गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपीस का जो है परचेज किया डी से, तो यहां पे मैंने 100 करोड़ ऐड कर दिया। उसके बाद हाउस होल्ड्स ने 300 करोड़ का परचेज किया डी से, तो मैंने 300 भी ऐड कर दिया। उसके बाद हाउस होल्ड्स ने 50 करोड़ का बी से भी परचेज किया था, तो 50 करोड़ भी ऐड कर दिया। उसके बाद हाउस होल्ड्स ने सी से भी परचेज किया 100 करोड़ का, तो मैंने 100 करोड़ ये वाला भी यहां पे ऐड कर दिया। और यहां पे देखो हाउस होल्ड्स ने ए से भी परचेज किया था 40 करोड़ का, तो ये भी मैंने यहां पे ऐड कर दिया। मतलब हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी परचेजेस थी वो सारी मैंने ऐड कर दी यहां पे, तो मेरे पास जो आंसर आया वो 590 करोड़ आया। ठीक है, यही मेरा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो यहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि डायग्राम बनाने से चीजें थोड़ी थोड़ी इजी हो जाती हैं, काफी सारी चीजें यहीं से इन एरोस के थ्रू ही हमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये रफ काम है, कोई साफ सुथरा बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ये रफ काम है, एक रफ पेज पे आपको ये सारा काम करना है। मेन आंसर तो आपका ऐसे होगा ना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलिए जी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन एन इकोनॉमी इंडस्ट्री पी सेल्स आउटपुट टू क्यू, क्यू सेल्स आउटपुट टू आर for 600 rupees. Q's value added is half of P's value added. Assuming P's value of input are 0, calculate how much P sell to Q. मतलब हमें ये बताना है कि P जो है वो Q को कितना आउटपुट सेल करता है। ठीक है, देखो दोबारा से एक बार क्वेश्चन क्या था, इन एन इकोनॉमी इंडस्ट्री P सेल्स आउटपुट टू Q। तो यहाँ पे देखो P जो है ये आउटपुट बेचती है Q को, P सेल्स आउटपुट टू Q, और Q जो है ये आगे R को बेचती है। देखो Q सेल्स आउटपुट टू आर। अब क्यू आर को कितने का बेचती है आउटपुट, 600 रुपीज का बेचती है। ठीक है, ये चीज यहां पे दी गई है। क्यूज वैल्यू एडेड हाफ ऑफ पीज वैल्यू एडेड, तो देखो यहां पे वैल्यू एडेड ऑफ क्यू जो है वो कितना है, हाफ ऑफ पीज वैल्यू एडेड, पीज वैल्यू एडेड। ठीक है, ये बात भी यहां पे दी गई है। क्यूज वैल्यू एडेड इज हाफ ऑफ पीज वैल्यू एडेड। Assuming P's value of input is 0, अब आगे बोला गया P's value of input कितना है, वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है यहाँ पे P का, ये 0 है। ठीक है, ये चीज हमें बताई गई है। कैलकुलेट हाउ मच P सेल्स टू Q। अब हमें ये बताना है कि ये जो P Q को बेच रहा है ना ये कितना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। दोबारा देख लो, एक इंडस्ट्री में P जो है वो Q को माल बेचता है, Q जो है वो R को, Q R को 600 रुपीज का माल बेचता है। ठीक है, आगे बताया गया कि वैल्यू एडेड ऑफ Q जो है वो हाफ है वैल्यू एडेड ऑफ P का,
और आगे बताया गया P का जो वैल्यू ऑफ इनपुट है वो 0 है। अब हमसे पूछा ये गया कि ये जो P जो Q को माल बेच रहा है ना, ये कितने का है, इसका जो है अमाउंट पूछा गया, हाउ मच P सेल्स टू Q। ठीक है, हाउ मच P सेल्स टू Q। अब देखो भाई यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ना वैल्यू एडिड निकालूंगा, वैल्यू एडिड ऑफ Q निकालते हैं। ठीक है, बाकी बात बाद में देखेंगे। वैल्यू एडिड ऑफ Q निकालते हैं, कैसे निकलेगा वैल्यू एडिड ऑफ Q। वैल्यू एडिड कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऐसे ही निकलता है ना। तो देखो Q का वैल्यू ऑफ आउटपुट तो दे रखा है, Q जो है वो R को माल बेचता है, तो Q की सेल्स कितनी है 600 रुपीज, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 600 आ गया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो दे ही नहीं रखा ना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा Q के लिए, Q का इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो होगा जो कि वो P से खरीदेगा, P से खरीदेगा, इनपुट खरीदेगा ना ये P से, तो ये तो हमें दिया ही नहीं हुआ ना, इनपुट की वैल्यू ही नहीं दे रखी। एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं। अगर मैं इसको x मान लूं तो 600 माइनस एक्स आ जाएगा ये। ठीक है, 600 माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज आ गई वैल्यू एडिड बाय Q। अब एक काम करते हैं, वैल्यू एडिड निकालते हैं, वैल्यू एडिड बाय P। P का वैल्यू एडिड निकालते हैं। तो भाई P का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कितना है, P जो है वो Q को माल बेचता है, कितने में बेचता है, हमने x लेट कर लिया, x लेट कर लिया हमने, और माइनस इसका इनपुट कितना है, तो क्वेश्चन में बता रखा है भाई इसका जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो 0 है, तो 0 आ गया, तो x माइनस 0 तो x ही आएगा ना। तो ये चीज सबसे पहले आपको समझ में आ गई होगी, ध्यान से देखना। Q का वैल्यू एडिड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो Q का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, जो वो सेल्स कर रहा है R को 600, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि वो परचेस करेगा P से, पता ही नहीं था, x लेट कर लिया। ऐसे ही P का वैल्यू एडिड, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, P आगे Q को सेल करेगा, x में हमने लेट किया x, तो x आ गया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में 0 गिवन था हमें, वैल्यू ऑफ इनपुट जो P का था वो 0 था, तो ये हमारा वैल्यू एडिड आ गया बाय P, x आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि वैल्यू एडिड ऑफ Q जो है वो हाफ है वैल्यू एडिड ऑफ P का। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वैल्यू एडिड ऑफ Q है वो कितना है 600 माइनस एक्स, और ये ना हाफ है वैल्यू एडिड ऑफ P का। वैल्यू एडिड ऑफ P कितना है, x है ना, तो हाफ ऑफ x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, हाफ ऑफ x, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या आई, 600 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2, ये इक्वेशन बनी ना। अब ये वाला x उधर जाके अपोजिट साइड में प्लस हो जाएगा, तो 600 इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब 600 इक्वल्स टू 3x बाई 2 हो गया। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सामने, तो 2 इंटू 600 कितना हो गया 1200 इक्वल्स टू 3x आ गया। 1200 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 1200 डिवाइडेड बाई 3 400 हो जाएगा। ये हमारा x आ गया, और x क्या था, x यही तो था ना, x यही तो था ना जो P Q को बेच रहे, यही तो हमसे मांगा गया था, हाउ मच P सेल्स टू Q। तो यहां पे लिखते हैं P सेल्स टू Q, आउटपुट वर्थ ₹400। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सेल्स बाय फर्म A आर 80 करोड़ एंड सेल्स बाय फर्म B आर 300 करोड़, वैल्यू एडेड बाय फर्म B एंड C आर इक्वल, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ C एंड D आर 280 करोड़ ईच, वैल्यू एडेड बाय D इज 120 करोड़ and GDP at MP is 520 crores. Assuming A's value of input are 0, calculate value added by firm B and C, value of input of firm B, value of input of firm C। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमसे मांगी गई हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको एक बार लिख लेते हैं थोड़ा समराइज करके। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि सेल्स बाय फर्म ए कितनी है 80 करोड़। तो देखो भाई, फर्म ए की जो सेल्स है वो कितनी है 80 करोड़। फर्म ए जो आगे माल बेचती है वो 80 करोड़ का बेचती है। ऐसे ही हमें बताया गया कि सेल्स बाय फर्म बी कितनी है 300 करोड़। तो फर्म बी की जो सेल्स है वो कितनी है, सेल्स दे रखिए फर्म बी की कितनी 300 करोड़। ठीक है, फर्म बी की भी सेल्स दे दी। आगे बताया गया वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड सी आर इक्वल। तो वैल्यू एडेड ऑफ बी इक्वल्स टू वैल्यू एडेड ऑफ सी। वैल्यू एडेड ऑफ बी जो है वो वैल्यू एडेड ऑफ सी के इक्वल है, ये चीज बोली गई। आगे बताया गया वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सी एंड डी आर 280 करोड़ ईच। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें दिया गया यहां पे ऑफ सी
280 करोड़, और वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ डी भी इतना ही है, 280 करोड़ ही है वो भी, ठीक है, सेम है दोनों का, 280 करोड़ ईच, मतलब दोनों का सेम है। आगे बताया गया कि भाई वैल्यू एडेड बाय फर्म डी इज 120 करोड़। अब यहाँ पे वैल्यू एडेड दे दिया हमें, वैल्यू एडेड बाय फर्म डी कितना है भाई, वैल्यू एडेड बाय फर्म डी 120 करोड़ था। और फिर हमें बताया गया कि भाई जीडीपी एट एमपी कितना है, जीडीपी एट एमपी है हमारे पास 520 करोड़, 520 करोड़, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी गई। और फिर हमसे पूछा गया कि बताओ भाई एज्यूमिंग एज वैल्यू ऑफ इनपुट आर 0 कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड सी, वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म बी एंड वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म सी, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमसे पूछी गई। हमें कहा गया कि ए का जो इनपुट है ना वो 0 है, मतलब ए जो माल खरीदता है वो है ही नहीं कुछ, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है, ठीक है, ऐसी चीज हमें एज्यूम करनी है यहाँ पे। तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में आंसर कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन देखना। सबसे पहली बात यहाँ पे मुझे ना जीडीपी एट एमपी दे रखा है। जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी एट एमपी का मतलब होता है सारी की सारी फर्म्स का वैल्यू एडेड जब हम ऐड करते हैं तो जाके जीडीपी एट एमपी आता है। सारी की सारी फर्म्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जब ऐड किया जाता है, जीवीए एट एमपी, ठीक है, आपको याद होगा, तब जाके हमारे पास जीडीपी एट एमपी आता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई जीडीपी एट एमपी कैसे आया होगा, जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू कैसे आया होगा, ये सभी का जीवीए एट एमपी ऐड करके आया होगा ना, सिग्मा जीवीए एट एमपी करके आया होगा, ये बात तो आपको पता होगी। अब यहाँ पे जीडीपी एट एमपी तो हमें गिवन है 520 करोड़, 520 करोड़ इक्वल्स टू जीवीए एट एमपी सारी फर्म्स का मुझे नहीं पता। तो देखो भाई सबसे पहले फर्म ए की बात करते हैं। फर्म ए का आउटपुट कितना है, सेल्स कितनी हो रही है 80 करोड़, इनपुट कितना है 0, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो 80 माइनस 0 80 ही आएगा ना, 80 करोड़। तो ये तो फर्म ए का जीवीए एट एमपी आ गया, बात समझ में आ रही है ना। जीवीए एट एमपी का मतलब वैल्यू एडेड होता है ना, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू क्या होता है, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये फर्म ए का आ गया। अब फर्म बी के बारे में वैल्यू एडेड की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, ना ही फर्म सी के बारे में दे रखी है, बस इतना बता रखा है कि भाई फर्म बी और फर्म सी का वैल्यू एडेड ना इक्वल होगा। अब भाई इक्वल तो होगा बट ये नहीं बता रखा कितना होगा, तो एक काम करते हैं इन दोनों का वैल्यू एडेड एक्स लेट कर लेते हैं। तो ये एक्स आ गया फर्म बी का वैल्यू एडेड और एक्स आ गया फर्म सी का वैल्यू एडेड, ठीक है, इन दोनों का वैल्यू एडेड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अगली बात, यहाँ पे फर्म डी का वैल्यू एडेड मुझे साफ साफ गिवन है, देखो वैल्यू एडेड बाय फर्म डी कितना है 120 करोड़, ठीक है, ये दे रखा है मुझे, तो ये भी ऐड कर देते हैं 120 करोड़। बस 4 ही तो फर्म्स थी ना, ए बी सी और डी, इसके अलावा तो कोई नहीं थी, तो ये सबका वैल्यू एडेड आ गया। तो अब एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे देखो 80 प्लस 120 200 हो गया ना, तो ये 200 करोड़ अपोजिट साइड में आके माइनस हो जाएगा 520 में, 520 में से 200 माइनस होगा तो यहाँ पे x प्लस एक्स क्या बचेगा 2x बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 520 माइनस 200 कितना आ जाएगा, तो 520 माइनस 200 आएगा 320 करोड़, 320 करोड़ इक्वल्स टू 2x आएगा। 320 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 160 करोड़, 160 करोड़ इक्वल्स टू क्या आ गया x आ गया ना, 160 करोड़ इक्वल्स टू x आ गया। अब ये x क्या था हमारा, x था वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड फर्म सी, तो फर्म बी और फर्म सी का वैल्यू एडेड तो निकल गया, मतलब फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड फर्म सी कितना है, ठीक है। अब अगली बात यहाँ पे ना वैल्यू ऑफ इनपुट पूछा गया फर्म बी का और फर्म सी का, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इनपुट का मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब एक चीज देखना, हमें ना वैल्यू एडेड पता है, इधर देखो वैल्यू एडेड ऑफ फर्म सी हमें, फर्म बी हमें पता है, फर्म बी हमें पता है, और ये कैसे निकला होगा, ये निकला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, ऐसे निकला होगा। अब देखो वैल्यू एडेड फर्म बी कितना है हमारा 160 करोड़ हमने अभी अभी निकाला, ये वाला, माइनस वैल्यू ऑफ इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो देखो ध्यान से, फर्म बी की ना सेल्स दे रखी है कितनी 300 करोड़, स्टॉक की तो कोई बात बोली ही नहीं है ना यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स ही होगा ना यहाँ पे, तो 300 करोड़ हमारे पास क्या आ गया 300 करोड़ वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन माने इनपुट्स हमें पता ही नहीं है, इनपुट्स भी लिख सकता हूं मैं इसको, तो देखो वैल्यू ऑफ इनपुट क्या आ जाएगी, ये इनपुट्स इधर आके ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मतलब ये,
और ये 160 उधर जाके लेस हो जाएगा, तो 300 माइनस 160 कितना होगा, 140 करोड़। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म बी आ गया, वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म बी। ऐसे ही वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म सी कैसे आएगा, देखो वैल्यू एडेड हमें पता है, यहाँ पे वैल्यू एडेड बाय फर्म सी कितना है, फर्म सी का वैल्यू एडेड हमें पता है 160 करोड़। और ये कैसे आया होगा, ये आया होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, ऐसे ही आया होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके। अब भाई वैल्यू एडेड तो 160 करोड़ है, ये तो पता है हमको, ये 160 करोड़ है। अब इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, फॉर्म सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, तो देखो दे रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फॉर्म सी कितना है 280 करोड़, ये गिवन था क्वेश्चन में, तो 280 करोड़ ये आ गया। और ये मेरा इनपुट है, इनपुट वैल्यू ऑफ इनपुट, तो वैल्यू ऑफ इनपुट कैसे निकलेगी, इनपुट अपोजिट साइड पे आके ऐड हो जाएगा और ये 160 उधर जाके लेस हो जाएगा, तो 280 माइनस 160 कितना आएगा भाई, 280 माइनस 160 कितना आएगा 120 करोड़। तो रुपीज 120 करोड़ क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म सी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, मतलब अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ आ गई तो क्वेश्चन का आंसर भी निकल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो समरी बनाया करो, समझा करो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। बिना समरी बनाए डायरेक्टली मुश्किल लगेगा थोड़ा, ठीक है। पहले समरी बनाया करो, एनालाइज किया करो क्वेश्चन में क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या फॉर्मूलाज हम इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जीडीपी एट एमपी दिया गया था, तो मैंने सोचा जीडीपी एट एमपी कैसे आता है, तो जीवी एट एमपी का समीशन करके आता है, तो ये सारी चीजें हमने सोच के की, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो है ये क्वेश्चन किया जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फर्म ए spent 500 crores on non-factor inputs and sold goods worth 600 crores to firm B and 300 crores to firm C। तो देखो भाई यहाँ पे देखना क्या कहा गया हमको कि भाई एक फर्म A है और फर्म A क्या करती है भाई, फर्म A जो है ये इनपुट खरीदती है, नॉन फैक्टर इनपुट। तो भाई ये कुछ इनपुट्स खरीदती है, कितने के, ये इनपुट खरीदती है 500 करोड़ के, 500 करोड़ के, ठीक है। तो फर्म ए ने इनपुट खरीदे, तो फर्म ए स्पेंट 500 करोड़ ऑन नॉन फैक्टर इनपुट्स एंड सोल्ड गुड्स वर्थ 600 करोड़ टू फर्म बी एंड 300 करोड़ टू फर्म सी। अब फर्म ए जो है ये 600 करोड़ का इनपुट जो है वो फर्म ए जो है ये 600 करोड़ का इनपुट जो है 600 करोड़ का इनपुट फर्म बी को बेचती है और फर्म सी को भी ये कुछ इनपुट बेचती है। फर्म सी को कितना इनपुट बेचती है, ये फर्म सी को ये 300 करोड़ का इनपुट बेचती है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहां तक हमें गिवन थी। दोबारा एक बार देख लो, यहां तक की बात मैं दोबारा बोलता हूं, फर्म ए कुछ नॉन फैक्टर इनपुट्स खरीदती है भाई 500 करोड़ के, और आगे ये जो है फर्म बी और फर्म सी को माल बेचती है 600 और 300 करोड़ का। आगे हमें यहाँ पे बताया गया कि भाई फर्म बी हुज वैल्यू एडेड इज 1000 करोड़ sold half of its output to firm C and half to firm D। अब यहाँ पे ना फर्म बी के रिलेशन में एक बात बताइए, फर्म बी के रिलेशन में ध्यान से देखना, फर्म बी की कुछ बातें, फर्म बी के रिलेशन में यहाँ पे क्या क्या बातें बताई। सबसे पहली बात यहाँ पे हमें बताई कि फर्म बी का वैल्यू एडेड कितना है, वैल्यू एडेड हमें बता रखा है। तो वैल्यू एडेड कितना है भाई, यहाँ पे बताया 1000 करोड़ का इसका वैल्यू एडेड है फर्म बी का। फिर उसके बाद हमें बताया कि भाई इसका जो भी आउटपुट होता है ना, आधा आउटपुट ये सी को बेचती है, आधा डी को, ठीक है। तो सोल्ड हाफ आउटपुट टू फर्म सी एंड हाफ टू फर्म डी, ठीक है। आधा आउटपुट जो है वो सी को बेचती है, आधा जो है वो डी को बेचती है। आगे देखते हैं आगे क्या है भाई, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म सी इज हाफ ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी। तो वैल्यू एडेड ऑफ फर्म सी जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी के, ठीक है। ये वाली बात भी हमें यहाँ पे बता रखी है, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म सी जो है वो हाफ है, हाफ, ठीक है। यहाँ पे हाफ लिखना भूल गया मैं, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी, ठीक है। ये बात हमें बोली है, दोबारा देखो, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म सी इज हाफ ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी। तो वैल्यू एडेड ऑफ फर्म सी जो है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी के इक्वल है।
फर्म सी एंड फर्म डी सोल्ड देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड्स, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म सी इज इक्वल टू फर्म बीज वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म सी इज इक्वल टू फर्म बीज वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म सी किसके इक्वल है? वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी के इक्वल है। ठीक है, ये बात हमें बोली है। आगे हमें यहां पे बोला भाई कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म डी, तो हमसे मांगा क्या गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म डी। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। एक बार दोबारा देखते हैं। भाई फर्म ए कुछ इनपुट खरीदती है 500 करोड़ के और आगे माल बेचती है फर्म बी और फर्म सी को इतने इतने का। फर्म बी का वैल्यू एडेड 1000 करोड़ है और फर्म बी अपना जो आउटपुट है आधा सी को बेचती है, आधा डी को बेचती है। फर्म सी का जो वैल्यू एडेड है वो हाफ है फर्म डी के वैल्यू एडेड का, और फर्म सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म बी के वैल्यू ऑफ आउटपुट के इक्वल है। और हमसे पूछा गया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ फर्म डी का। ठीक है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। तो इसका सॉल्यूशन देखना अब यहां पे ध्यान से। सॉल्यूशन तो सबसे पहले काम करते हैं भाई, फर्म बी का वैल्यू एडेड गिवन है ना, तो फर्म बी के वैल्यू एडेड का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं। देखो ध्यान से, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी कैसे निकला होगा? कैसे निकला होगा भाई? ये निकला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके। ठीक है, ऐसे ही निकला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू एडेड तो हमें गिवन है 1000 करोड़, यहां लिखते हैं 1000 करोड़ माइनस 1000 करोड़ इक्वल्स टू, देखो अब क्या आएगा यहाँ पे? वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है भाई? फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है भाई? पता ही नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो दे ही नहीं रखा ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं पता हमको, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब भाई ध्यान से देखना, क्या फर्म बी ने किसी से माल खरीदा? तो हाँ, यहाँ पे देखो फर्म बी जो है ये फर्म ए से माल खरीदती थी 600 करोड़ का, दिया गया है ना यहाँ पे, तो यही तो इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ 600 करोड़। ठीक है, वैल्यू ऑफ इनपुट यहाँ पे आ गया 600 करोड़। तो अब देखो ध्यान से, 1000 करोड़ प्लस 600 करोड़, ये 600 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो 1600 करोड़ हमारे पास क्या आ गया? 1600 करोड़ आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी आ गया, फर्म बी आ गया। अब क्वेश्चन में ना एक बात बोली थी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी जो है वो किसके इक्वल है? वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म सी के इक्वल है। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म सी भी हमारे पास कितना आ गया? 1600 करोड़ आ गया। ये बात भी समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, अभी तक मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन यूज की है, ये वाली और ये वाली भी कर ली मैंने यूज, और ये वाली भी कर ली। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर ली। अब आगे देखते हैं भाई आगे क्या क्या बातें हैं। अब मेरे पास ना फर्म सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। एक काम करते हैं, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लगाते हैं। फर्म सी का वैल्यू एडेड कैसे आएगा? वैल्यू एडेड ऑफ फर्म सी कैसे आएगा? वैल्यू एडेड ऑफ फर्म सी कैसे आएगा भाई? वैल्यू एडेड ऑफ फर्म सी कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके आएगा ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे वैल्यू एडेड तो नहीं पता, बट वैल्यू ऑफ आउटपुट जरूर पता है। ये देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म सी कितने हैं? 1600 करोड़ है ना, 1600 करोड़, ये था हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे हमें फर्म सी का इनपुट भी पता है। फर्म सी का इनपुट देखो कितना है यहाँ पे, फर्म सी का इनपुट कितना है यहाँ पे। तो भाई इतना करने के बाद अब देखते हैं आगे देखना भाई, ध्यान से देखना। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमने लिख दिया 1600 करोड़। ठीक है, फर्म सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां से पता चल गया हमको। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसका ढूंढना है मुझे। ठीक है, फर्म सी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब क्वेश्चन में ना हमें यहाँ पे बोला गया था कि फर्म सी फर्म ए से 300 करोड़ का माल खरीदती है, तो एक तो ये चीज यहाँ पे इंक्लूड होगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फर्म सी के इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। अगली बात हमें ये भी बोली थी कि भाई जो फर्म बी का आउटपुट है ना, उसका आधा आउटपुट फर्म सी को बेचा जाता है। देखो, सोल्ड हाफ आउटपुट टू फर्म सी। अब भाई फर्म बी का आउटपुट कितना था? फर्म बी का आउटपुट देखो कितना था? वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी कितना था? 1600 करोड़ था ना, तो फर्म सी को कितना बेचती होगी इसमें से? ये 800 करोड़। तो देखो यहाँ पे जो फर्म बी है, यहाँ पे देखो फर्म
बी जो है ये फर्म सी को कितना आउटपुट बेचती थी, फर्म सी को कितना आउटपुट बेचती थी भाई, आधा आउटपुट। आधे आउटपुट का मतलब क्या हुआ, 800 करोड़, क्योंकि पूरा आउटपुट तो इसका 1600 करोड़ था ना। तो एक तो ये वाला आउटपुट यहाँ पे आ गया जो फर्म बी फर्म सी को बेचती थी, ये फर्म सी का इनपुट है, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। और एक ये वाला आ गया, तो टोटल कितना हो गया भाई, 300 प्लस 800, तो 1100 करोड़ हो गया ये, 1100 करोड़, ठीक है, 1100 करोड़ हो गया ये। इसका मतलब यहां पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 500 करोड़। ये हमारा वैल्यू एडेड आ गया फर्म सी का, फर्म सी का वैल्यू एडेड निकल गया यहाँ पे, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई, फर्म सी का वैल्यू एडेड निकल गया। अब आगे देखो, हमें ये बता रखा है कि भाई फर्म सी का जो वैल्यू एडेड है ना वो फर्म डी के वैल्यू एडेड का आधा है। इसका मतलब यहां पे देखो 500 करोड़ ये फर्म सी का वैल्यू एडेड था, ये हाफ है वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी के। इसका मतलब ये 2 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1000 करोड़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी आ जाएगा, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी आ जाएगा ये, ठीक है, 1000 करोड़। अब हमसे तो मांगा गया था वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म डी, तो देखो भाई वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लगाऊंगा, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी कैसे आया होगा, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी कैसे आया होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऐसे ही आया होगा ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो वैल्यू एडेड तो मुझे पता है फर्म डी का कितने हैं, 1000 करोड़, 1000 करोड़ इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं पता, ये मुझे निकालना है। और मुझे ना इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी पता है, कैसे पता, क्योंकि भाई फर्म बी का जो आउटपुट था उसका आधा आउटपुट फर्म डी को भी तो बेचा जाता था ना, देखो ध्यान से, फर्म बी सोल्ड हाफ ऑफ द आउटपुट टू सी एंड हाफ टू डी, तो इसका मतलब यहां पे भी 800 करोड़ आ गया, ठीक है, आधा आउटपुट फर्म सी को बेचती थी फर्म बी और आधा फर्म डी को भी तो बेचती थी ना, 800 करोड़, ठीक है, तो इसका मतलब ये 800 करोड़ भी आ गया यहाँ पे। अब ये 800 इधर आके ऐड हो जाएगा 1000 में, तो 1800 करोड़ क्या आ गया, ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म डी, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म डी आ गया हमारे पास, यही हमसे मांगा गया था। तो ये था हमारा 19th क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। अभी के लिए जो है ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इजी लगेंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। तो इतना मैंने आपको करवा दिया है, 19 क्वेश्चंस मैंने आपको जो है वैल्यू एडेड मेथड के क्लास में ही करवा दिए। अब 15 क्वेश्चंस मैं अलग से होमवर्क दूंगा, पहले आप इन 19 क्वेश्चंस को बिना देखे दोबारा करना, और फिर वो 15 क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क देने वाला हूं आज उनको करना, ठीक है। वो होमवर्क वाले क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर लेना और वो 15 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे उनकी फोटोज भेजना, ठीक है, मैं चेक करके बताऊंगा। तो आप जो है 19 क्वेश्चंस पहले करना सॉल्व, उसके बाद वो 15 क्वेश्चंस होमवर्क वाले भी करने हैं आपको, ठीक है। इतना काम करके मेरे को बताना, फिर आगे बढ़ेंगे।